हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ देखा था, रेजिस्टेंस देखा था एंड रेजिस्टिविटी देखा था। यदि आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो एक बार रिवाइज कर लें, तो आज क्लास समझने में थोड़ा हेल्प होगी आप लोगों को। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि रेजिस्टिविटी पे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं। एक ये चीज़ देखेंगे हम लोग। एक हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट हम लोग के ऊपर क्या पड़ता है। एक चीज़ ये देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे कुछ मटेरियल्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो घर पे भी यूज़ होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। और आज क्लास में लास्ट में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड रेजिस्टेंस। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल on the basis of resistivity. On the basis of resistivity there are four types. There are four types of material on the basis of resistivity. The first one is conductor. Second one is semiconductor. Third one is insulator. And the last one is superconductor. And the last one is superconductor. सुपर कंडक्टर को सबसे लास्ट में देखेंगे, पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं। बेसिक लिटरल मीनिंग तो कंडक्टर और इंसुलेटर को मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था। कंडक्टर आर दैट मटेरियल विच कंडक्ट्स चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कैन ईजिली फ्लो। इंसुलेटर जो चार्ज कंडक्ट नहीं करते और इलेक्ट्रिसिटी में से फ्लो नहीं होती है। ठीक, इतना सभी जानते हैं। सेमी कंडक्टर थोड़ा हमारे लिए नया है और सुपर कंडक्टर नया है। सुपर कंडक्टर को सबसे लास्ट में देखेंगे, पहले इन तीनों को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन तो सभी जानते हैं, लेकिन साइंटिफिक इनका मीनिंग क्या है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये कंडक्टर है, ये सेमी कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, तो वो आज हमें देखना है। तो जो हमारा कंडक्टर होता है ये तो सभी जानते हैं, मैं डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं, तो नहीं बता रहा हूँ। आज हम इनके लिटरल मीनिंग देखेंगे, एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। इसमें क्या होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा होते हैं। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। सेकंड क्या होता है, जो इसकी रजिस्टिविटी मतलब हमने फार्मूला देखा था लास्ट क्लास में, R = होता है रो L/A, वेयर इज R is resistance, rho is resistivity, L is length of the wire and A is the area of cross section. सपोज करो आप, ये एक वायर है। वायर इतना मोटा नहीं होता है नॉर्मली, जो घर पे यूज़ होते हैं नॉर्मली, लेकिन मैं यहाँ पे शो करने के लिए मैंने इतना मोटा बना दिया है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका ये लेंथ होगा, दिस इज़ स्मॉल l। इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और उस रेजिस्टेंस की क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी, दैट इज R एंड रो। ठीक है, ये बेसिक है। तो जो कंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, मॉडरेट होती है। क्या होती है इसकी, मॉडरेट। ठीक, मॉडरेट का मतलब क्या है, जो किस रेंज पे होगी, नॉर्मली जो रेंज पे होती है वो होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। इस रेंज की हमारी रेजिस्टिविटी होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है इस पे, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं, यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, यदि टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज़ किया जाए कंडक्टर का, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है।
रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मीन्स जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्या फॉर्मूला देखा था, टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल्स टू होता है ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू T2 माइनस T1। ये हमने देखा था, वेयर ρ2 माइनस ρ1 इज चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ρ1 दैट इज ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इंटू राइज इन टेम्परेचर। यदि इन सब पे वैल्यू पुट अप कर देंगे तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो कंडक्टर का लिटरल मीनिंग ये होता है इन द साइंटिफिक टर्म्स। होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। सेमीकंडक्टर एक्चुअल में इंटरमीडिएट ऑफ कंडक्टर है, इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें जो बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसमें थोड़ा सा कम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब क्या होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आर लेस, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, इस पे जो रो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मोर होती है। रो की वैल्यू क्या होगी, मोर होगी, ज़्यादा होगी। दैट इज किस रेंज पे होगी रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू का जो रेंज होगा 10 की पावर -5 ओम मीटर टू 10 की पावर 2 ओम मीटर, इस रेंज पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि टेम्परेचर सेमीकंडक्टर के इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर देन रेजिस्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस। रेजिस्टिविटी क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। और यदि रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, हमारी नेगेटिव आएगी। वहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी नेगेटिव आ जाएगी। होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सिमिलरली इंसुलेटर क्या हो सकते हैं। इंसुलेटर का जो फर्स्ट फॉर्म है, यदि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन है, इंसुलेटर करंट फ्लो ही नहीं होता, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इस पर। सेकंड क्या हो सकता है, इसमें क्या होता है, रो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसमें रो और ज़्यादा होगा, रो मोर देन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से भी ज़्यादा रो होगा इस पर, ठीक है। मतलब किस रेंज पे होगा, तो जो इसकी रेंज होगी वो होगी 10 की पावर 10 ओम मीटर टू 10 की पावर 17 ओम मीटर, इस रेंज पे होगा। 10 की पावर 10 ओम मीटर टू 10 की पावर 17 ओम मीटर, ठीक है, मतलब इस रेंज की हो गया। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर ही इंक्रीज करेंगे इस पे, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू उतनी शार्पली क्या होगी, डिक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मीन्स निगेटिव हो जाएगा, अल्फ़ा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। होप इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये इन पे डिफरेंस होता है और ये हमें याद रखना ही है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं मेटल्स, सारे मेटल्स हो सकते हैं। मेटल्स में एग्जांपल लिख लो आप, जैसे कॉपर, ठीक है, सिल्वर एसेट्रा। सेमीकंडक्टर में क्या हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर में हो सकते हैं सिलिकॉन, SI सिंबल होता है, एंड जर्मेनियम, ये हो सकता है, ठीक है। और इंसुलेटर पे क्या हो सकते हैं एग्जांपल इनके, तो इसके एग्जांपल हो जाएगा रबर, मीका एटसेट्रा। इंसुलेटर जितने एयर होती हैं सारी एयर इंसुलेटर होती हैं, तो ये भी आप लिख लो, एयर, जितनी एयर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। बेसिकली हमें 30 तक तो एलिमेंट्स के नेम याद होने ही चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा। मिनिमम तो याद होना चाहिए। अब चाहे आप उसको पीरियड वाइज याद करो या फिर ग्रुप वाइज याद करो या फिर आप सीक्वेंस वाइज याद करो,
जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो 30 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, इससे बिना आपका काम नहीं बनेगा, इतना तो आना ही चाहिए। और सीक्वेंस में याद किए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? तो सुपर कंडक्टर स्पेशल टाइप के कंडक्टर होते हैं। द मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज जीरो, सॉरी हुज रेजिस्टिविटी इज जीरो। द मटेरियल whose resistivity is ज़ीरो, दैट इज क्या मतलब है? रो क्या हो हमारा? जीरो हो। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। इतना समय आप लोगों को? ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब कब होगी वो देख रहे हैं हम लोग। तो रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या मतलब है? क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब है दैट टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी ऑफ any material is जीरो। रेजिस्टिविटी क्या हो जाए? ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पहुँचने पे के बाद जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सुपर कंडक्टर के? एग्जाम्पल हो सकता है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg। ठीक है। मरकरी 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे, यदि इतना टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? मरकरी की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। मतलब इस टेम्परेचर पे मरकरी क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर। नेक्स्ट बेरियम, दैट इज Ba, एंड कॉपर भी ले लो आप। ये दोनों 40 केल्विन पे क्या बन जाते हैं? इनकी वैल्यू 40 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। दैट इज इस टेम्परेचर पे इनकी रेजिस्टिविटी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये सुपर कंडक्टर बन सकते हैं। सिंस ये वैल्यू बहुत छोटी हैं, क्योंकि ये किस में है? केल्विन में है। आप लोगों को इसका इंटरचेंज फॉर्म याद होगा। केल्विन इक्वल्स टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये आपको याद होना चाहिए। यदि आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इंटरचेंज करना है तो इस पर पुट अप करो तो केल्विन की वैल्यू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम लोग करके इसको देखते हैं कि 4.2 का मतलब क्या है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा। यदि आप 4.2 करो, इसको हम 4 ले लेते हैं सिंपली सॉल्व करने के लिए इजीली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 मीन्स ये लेफ्ट साइड आएगा। तो 4 माइनस 273 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा ये? 962 माइनस में डिग्री सेल्सियस। बेरियम कितना हो जाएगा? 40 है, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 273 दैट इज डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4,
-243 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है रेजिस्टिविटी जितना कम होगा उतना अच्छा कंडक्टर होगा वो, ठीक है, और उतना कम क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में या फिर घर की इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे चीज़ों का यूज़ क्यों नहीं करते जिससे हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी 0 है तो लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा, क्यों नहीं यूज़ करते? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर लाना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और यदि हम इनको लाना चाहें तो कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ हैं, हम इनको फॉलो नहीं कर सकते। यदि इनको करेंगे तो कॉस्ट ऑफ क्या बढ़ जाएगी, कॉस्ट, ठीक है। इसलिए हम कभी भी सुपर कंडक्टर का यूज़ ट्रांसमिशन लाइन पे नहीं करते, घर वाले वायरिंग में नहीं करते, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। नॉर्मली हम कौन सा वायर का यूज़ करते हैं, तो सिल्वर एंड कॉपर का। सिल्वर दैट इज Ag, ठीक है। Ag सबसे अच्छा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये याद रखना आपको, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिमिलरली जो कॉपर होता है, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है कम होती है, 0 नहीं होती लेकिन निग्लिजिबल, मतलब अप्रॉक्स निग्लिजिबल होती है। इसलिए हम नॉर्मली कॉपर का जो यूज़ होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। कभी भी आपने देखा होगा जो हाई टेंशन लाइन होती है उनमें कौन सा भी वायर यूज़ होता है, कॉपर का वायर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन ह्यूमन बीइंग। यदि हमें करंट क्यों लगता है जब हम गीले रहते हैं, सूखे में क्यों नहीं लगता, या फिर हाई टेंशन वायर में यदि हम उसको टच कर दें तो क्या होगा, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। जो नॉर्मल हमारा जो रेजिस्टेंस हमारे बॉडी का होता है, जो हमारे ड्राई बॉडी हो, जो हमारी ड्राई बॉडी होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 50 किलो ओम, ठीक है, 50 किलो ओम। किलो को हम ये भी लिख सकते हैं 50 × 10⁻³ ओम, ये भी लिख सकते हैं। ये ड्राई पे होता है। नेक्स्ट जो हमारा वेट होता है, जो वेट बॉडी हमारी होती है, उस टाइम पे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 10 किलो ओम। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है कितनी होती है, 10 किलो ओम। ये हमारा ड्राई पे, किलो ओम का मतलब 10 × 10⁻³ ओम। ये हमारा वेट कंडीशन पे रेजिस्टेंस हमारा जो शरीर पोज करता है। और ये दूसरी बात क्या है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। अब क्या होगा, जो घर पे हमारे सप्लाई आती है, हाउस होल्ड जो सप्लाई होती है वो जो कितने वोल्ट की होती है, ये होती है 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, इतनी सप्लाई हमारे घर पे आती है, ठीक है। 220 वोल्ट 240 वोल्ट के बीच में आती है। तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 220 वोल्ट ले लेते हैं। आप कुछ भी पहले ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन जो समझना है वो मेन समझ के देखते हैं क्या है। तो हमने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला देखा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V = RI देखा, दैट इज़, यार यहाँ पे I की वैल्यू निकालें हम करंट तो कितना हो जाएगा, V/R, ठीक है। V हमारा कितना वोल्टेज 220 वोल्ट ले लिया। रेजिस्टेंस कितना हमारा 50, दैट इज़ 50 किलो ओम, किलो दैट इज़ 10⁻³ दैट इज़ 3, तो 1 2 3, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या होगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगा वो आएगा 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर का मतलब क्या है, 5 × 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस टाइप्स का आएगा, 5/, ये आएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे जो, तो 10⁻³, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा I इक्वस टू हो जाएगा V/R, दैट इज V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 10 किलो ओम, 10 × 10 ये हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी 25 मिली एम्पियर। कितना आएगा 25 मिली एम्पियर। अब आप देखो, जब हमारी बॉडी ड्राई है तो करंट कम फ्लो हो रहा है हमारे शरीर में, और जब हमारे बॉडी वेट है तो करंट 25 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। ये कब कंडीशन में है, जब हमारे घर पे 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इतनी सप्लाई हो तो हम यदि गीले हैं तो इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तो इतना शॉक देने के लिए हमारे इतनी वैल्यू काफ़ी है हमारे शरीर को, और इतने में काफ़ी डैमेज हो सकता है हमको। इतने समझ में आप लोग को। सिमिलरली आपने देखा होगा कि हाई टेंशन वायर में 11,000 मतलब 11 kV की सप्लाई होती है। कितनी होती है 11 kV की सप्लाई होती है। 11 kV की सप्लाई हुई मतलब यदि यहाँ से करंट निकालें 11 kV, दैट इज 11 × 10⁻³ अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 50 10⁻³ 0.2 यहाँ से एम्पियर आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, मुझे ये बाय हार्ट है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो 0.2 एम्पियर आएगा अप्रॉक्स। कैलकुलेशन थोड़ा आप चेक कर लेना, कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधार लेना आप लोग। तो कितना है 0.2 एम्पियर। मिली एम्पियर इन कंपेरिजन इससे छोटा है, ये क्या है बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा शॉक लग सकता है हमको। यदि 11 kV वोल्ट के पास हमें यदि शॉक लगता है तो सीधे मौत हो सकती है। हमें जो शॉक लगता है वो लगता है वोल्टेज की वजह से। किसकी वजह से शॉक लगता है, वोल्टेज की वजह से हमें लगता है शॉक। और जो शरीर का जो डैमेज होता है वो होता है करंट की वजह से, यानी शॉक इज़ ड्यू टू वोल्टेज नॉट करंट। करंट की वजह से नहीं, वोल्टेज की वजह से हमें शॉक लगता है। और जो शरीर में डैमेज होता है, कभी कभी बर्न भी हो जाता है, वो होता है हमें करंट की वजह से। हो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और रेजिस्टेंस। हमें देखना है कि हम रेजिस्टेंस को कितने तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो दो टाइप्स के से हम उसको क्या कर सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन and the other one is parallel combination. Parallel combination। तो रजिस्टर्स को 2 तरह से कंबाइन किया जा सकता है, सीरीज एंड पैरेलल। और हम यहाँ पे देखेंगे कि घर पे जो हमारी फिटिंग होती है वो सीरीज में क्यों नहीं होती, पैरेलल में क्यों होती है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो हम इसी टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सीरीज का मतलब है एक के बाद एक। सपोज करिए एक ही रेजिस्टेंस है, इसके जैसे ही इंड ख़त्म हो यहाँ से सेकंड रेजिस्टेंस ऐड कर दो आप, फिर एक और ऐड कर लो, एंड सो ऑन। आप कितने भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस पे जो करंट फ्लो होगा, सपोज करते हैं आई करंट फ्लो हो रहा, तो जो करंट इस पे फ्लो होगा वही करंट इस पे फ्लो होगा, वही करंट यहाँ पे फ्लो होगा, और लास्ट में वही करंट हमें मिलेगा आउटपुट पे, ठीक है। लेकिन इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, सॉरी वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सपोज करते हैं ये R1 रेजिस्टेंस है, दिस इज R2 रेजिस्टेंस एंड दिस इज R3 रेजिस्टेंस। R1 के अकॉर्डिंग V1 होगा, R2 के करस्पॉन्डिंग V2 वोल्टेज होगा, और R3 करस्पॉन्डिंग V3 वोल्टेज होगा। ये हमने सपोज कर लिया है।
ये किसके करस्पॉन्डिंग में है, R1 के, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, R2 के, और V3 इज करस्पॉन्डिंग टू R3। कहने का मतलब ये है कि यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, करंट सेम फ्लो होगा, वोल्टेज अलग अलग होंगे। V1 इज करस्पॉन्डिंग टू R1, V2 इज करस्पॉन्डिंग टू R2 and V3 इज करस्पॉन्डिंग टू R3। करंट सेम होगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले सीरीज वाला, सीरीज का मतलब इनका हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट हमें कैसे फाइंड करना है, हमें एक रेजिस्टेंस में इसको कन्वर्ट कर देना है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस में, मतलब R सीरीज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनका हम वोल्टेज जो है एक कॉमन वोल्टेज ले लेते हैं जो हमारा होगा V, कॉमन वोल्टेज हम ले लेते हैं V। हो भी तक समझ में आया होगा, कॉमन वोल्टेज क्या है इनके बीच का, V है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, जो हमारा V1 जो रेजिस्टेंस है, जो V1 वोल्टेज है वो R1 के करस्पॉन्डिंग है, V2 जो हमारा है वो R2 के करस्पॉन्डिंग है, एंड जो V3 है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू R3। करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, तो जो हमारा वोल्टेज का जो वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज, वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ हमने ओम्स लॉ में देखा है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, RI, ये हमने देखा ओम्स लॉ में। तो पुटअप कर देंगे यहाँ पे, करंट क्या है, सेम है, R, क्योंकि हम सीरीज फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे R को RS से रिप्लेस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे RI दैट इज RS I इक्वल्स टू V1 दैट इज R1 V1 V2 R2 V2 एंड V3 R3 V3। होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, करंट सेम है, RI होता है ना, कॉमन क्या है इनमें, I कॉमन है, तो RS I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। हो भी इतना समझ में आएगा, I से I कैंसिल हो गया, तो RS क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज़ में होता है तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्टली सम अप हो जाती है। मतलब यदि रेजिस्टेंस सीरीज़ में हमने R1 R2 R3 R4 एंड सो ऑन कर दिया है, तो सबको क्या कर देना, हमें जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो सबका सम अप निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज करिए आपने n रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है, मान लीजिए आपने एक रेजिस्टेंस ऐड किया, फिर एक रेजिस्टेंस ऐड किया, फिर एक रेजिस्टेंस ऐड किया, एंड सो ऑन n रेजिस्टेंस ऐड किए, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा सीरीज़ में वो हो जाएगा n इंटू R, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। इतना समझ में आया। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम ये सॉल्व करेंगे तो जो रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो इन के इंडिविजुअल से हमेशा बड़ी आएगी। क्या कहने का मतलब है मेरा, सपोज़ करो R1 है 1, R2 है 2, R3 है 3, ठीक है। तो जो हमारा RS आएगा वो कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 का मतलब क्या हुआ, RS। तो जो ये RS 6 आया है वो हमेशा किससे होगा, 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। क्या मतलब है कि जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा इंडिविजुअल से बड़ा होगा, ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो RS कितना आ जाएगा इसका, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या होगा,
सिंस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो करंट क्या है, सेम है, करंट तो सेम जाएगा, लेकिन जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है, डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करंट गया तो वोल्टेज से कुछ और हुआ, करंट आगे गया तो उसका वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, आगे और जाएगा तो वोल्टेज और कम हो जाएगा। मतलब यदि आपने सपोज करें घर पे सीरीज में बल्ब लगा दिए, ठीक, तो क्या होगा, जो फर्स्ट बल्ब होगा उस पर करंट जाएगा तो नॉर्मल अच्छा जलेगा, लेकिन जैसे आगे करंट पास होगा तो जो नेक्स्ट वोल्टेज जाएगा बल्ब में, उसकी वजह से करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, कम होगा और बल्ब थोड़ा कम ग्लो होगा। नेक्स्ट और जाएगा तो और कम ग्लो होगा क्योंकि वोल्टेज और कम हो जाएगा, नेक्स्ट में वोल्टेज और ड्रॉप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लाइट डिम होगी। शुरू वाले बल्ब तो अच्छे से जलेंगे, लेकिन लास्ट वाले बल्ब में क्या होगा, लाइट डिम जलेगी। इसलिए कभी भी सीरीज में कनेक्शन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का क्या मतलब है, सपोज करिए एक यहाँ से करंट जा रहा है, एक रेजिस्टेंस ऐसा हुआ, सेकंड इसके पैरेलल में, एंड थर्ड इसके पैरेलल में। आप कितने भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं 3 ही लेना है, ठीक। इनको ज्वाइन कर लिया और मान लीजिए करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज R3 रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है I, ठीक, क्योंकि यहाँ से जा रहा है और इस पॉइंट से क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएंगे, एक करंट यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ पे जाएगा और एक करंट यहाँ पे जाएगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पे जो करंट जा रहा है दैट इज I1, इसमें जो जा रहा है I2, एंड इस पे जो जा रहा है वो I3 है, ठीक है। और यहाँ से कंबाइन होके हमें यहाँ पे फिर से अगेन क्या मिल जाएगा, करंट I मिल जाएगा। और क्योंकि सिर्फ 2 ही टर्मिनल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो एक ही वोल्ट होगा, दैट इज V होगा इनके बीच में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारा इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना, मतलब इनको सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम पैरेलल से पैरेलल फाइंड कर लें, इसलिए R पैरेलल लिख लेते हैं, और इनके बीच का जो वोल्टेज है वो हमारा V है, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है। तो करंट डिफरेंट है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू RI होता है, दैट इज I क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्वल्स टू I हो जाएगा। यहाँ पे पुट अप कर देना है। वोल्टेज तो VE है, और जो हमारा रेजिस्टेंस सिंस हम पैरेलल फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे पैरेलल लिख ले रहे हैं, R पैरेलल इक्वल्स टू I1 दैट इज हियर। तो क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज तो VE है तो V अपॉन क्या हो जाएगा, R1। सिमिलरली I2 वोल्टेज VE है और रेजिस्टेंस R2 है। सिमिलरली I3 पे वोल्टेज V और रेजिस्टेंस R3। होप इतना समझ में आ गया होगा। क्या कॉमन है, ऊपर V कॉमन है, तो यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। V से V कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन R पैरेलल इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब इसका जो वैल्यू आएगी R पैरेलल की, यहाँ से R पैरेलल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R पैरेलल क्या होगा यहाँ पे एलसीएम, R1 R2 R3, ये एलसीएम हो जाएगा R1 R2 R3। तो यहाँ पे क्या आएगा, R2 R3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा
R1 R2 R3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 R2, दैट इज़ इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ से R पैरेलल आ जाएगा। तो R पैरेलल क्या आ जाएगा यहाँ से R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 अरेंज कर ले रहा हूँ मैं, प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप इसको भी सिंपल याद रखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, या फिर सॉल्व करो नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आप एलसीएम ले लें। ना यहाँ से क्या होगा, कभी भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हमारा आर पैरेलल का, वो हमेशा इंडिविजुअल से क्या होगा, स्मॉल होगा। क्या मतलब है, सपोज करो आप सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, R2 की वैल्यू 2 है और R3 की वैल्यू कितनी है 3 है मान लीजिए। तो यदि यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R पैरेलल इक्वल्स टू आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ये होगा हमारा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 3 2 6, 6 आ गया। तो 1 6 6 दैट इज़ 6 प्लस 2 3 दैट इज़ 3 प्लस 3 2 दैट इज़ 2। कितना आएगा ये 6 3 9 2 11/6। तो 1/R पैरेलल आया ये। तो R पैरेलल कितना हो जाएगा 6/11। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये हमेशा R1 से भी छोटा होगा R पैरेलल, R2 से भी छोटा होगा और R3 से भी छोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी सीरीज़ में क्या होता है, जो R सीरीज़ का जो इक्विवेलेंट आता है वो इंडिविजुअल से हमेशा ज़्यादा आता है। सिमिलरली R पैरेलल का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इंडिविजुअल से हमेशा छोटा आएगा। आई बात समझ में। और घर पे कनेक्शन पैरेलल में क्यों किया जाता है, पैरेलल में इसलिए किया जाता है क्योंकि R1 के करस्पॉन्डिंग R2 करस्पॉन्डिंग R3 करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। मतलब इस पे भी जो करंट जाएगा उस पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, R2 पे भी जो करंट जाएगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, R3 पे भी जो करंट जाएगा वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। कहने का मतलब है कि यदि हम 4 बल्ब जला रहे हैं तो वोल्ट की वजह से, वोल्टेज की वजह से कोई भी लाइट डिम नहीं जलेगी, सभी पे इक्वल अमाउंट में वोल्टेज जाएगा, इक्वल वोल्टेज होगा और लाइट सेम जलेगी। ठीक है, तो इसलिए सीरीज में कभी नहीं करते, हमेशा पैरेलल में करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और यदि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत सारा ऐड कर दिया जाए, मतलब R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, सो ऑन Rn तक ऐड कर दिया जाए, तो जो R पैरेलल की वैल्यू आएगी, R पैरेलल की वो आएगी R/n। ये हमें याद रखना है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमें याद रखना है। R सीरीज में हमने क्या देखा था, R सीरीज में देखा था नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, ये हमने देखा था। कभी कभी इनका रेशियो भी आ जाता है, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए तो निकाल लेते हैं रेशियो। तो R सीरीज अपॉन R पैरेलल कितना हो जाएगा ये, NR अपॉन R अपॉन N। ये N ऊपर चला जाएगा और R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये N स्क्वायर, यानी R सीरीज अपॉन R पैरेलल को यदि हम रेशियो निकाल लें वो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ये हमें याद रखना है, ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी इससे। कहने का मतलब है कभी भी सीरीज़ का और पैरेलल का निकालेंगे रेजिस्टेंस का रेशियो तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक एक सॉल्व नहीं करना है, सीधे जितने रेजिस्टेंस हैं उसको क्या कर दो, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, तो आपको उनका रेशियो मिल जाएगा। होप इतना आप लोग समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये ओम्स लॉ क्या है, V = RI कहाँ से आ रहा है, तो बेटर है कि आप लास्ट क्लास को एक बार देख लें पूरा। जब एक बार देख लेंगे आप तो पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, और रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब आने लग जाएगा, काफ़ी ईजी ये चीज़ें। होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे।